सरकार के पास कोई दफीना नहीं है। अगर सरकार गरीबों किसानों की कोई मदद की योजना चला रही है तो कोई घर से पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार के पास 3 लाख करोड़ रुपए बजट है और 3 लाख करोड़ रुपए ये खून पसीने की गरीब जनता की कमाई। सरकार जैसे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता कैसे समझे। यहाँ एक तरफ प्रदेश की जनता भी कर्ज में डूबती जा रही है और प्रदेश भी कर्ज में डूबता चला जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ विचार करने वाली बात तो है, गोलमाल तो बीच में नहीं हो रहा है। अगर हम मान लें कि जनता कर्ज से बाहर निकल रही है और प्रदेश कर्ज में जा रहा है, तब तो बात बनती है कि चलो भाई किसानों का कर्जा खत्म हो गया, भार बढ़ गया, परेशानी आ गई, पर जनता भी कर्ज में डूब रही है और प्रदेश की सरकार और कर्जा लेती चली जा रही है, तब तो ये बहुत विषय गंभीर है। उसके पहले आदरणीय मोदी जी कितनी बड़ी बात बोल रहे थे कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे हम। देश के प्रधानमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और देश के इतनी गंभीर बात वो बोल रहे हैं और ये नहीं जानते थे क्या वो कि इस देश में कुल 3 करोड़ लोग तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी। 70 सालों में 3 करोड़ 3.5-4 करोड़ लोग कुल नौकरी कर रहे हैं, दे रहे हैं नौकरी। यानी किसको धोखा दे रहे थे आप? आम जनता को क्या बिल्कुल ही बिना पढ़ा लिखा समझ लिया? समझे ढंग से आवाज नहीं उठा पा रहे। गठबंधन की बात आई तो सबसे पहले आप ही शिकार हो गए गठबंधन के। ये स्थिति है कि एन मौके पे सपा डिसीजन ले रही कि किसको टिकट कहाँ है। अगर इसी के पहले आज 15-20 दिन पहले डिसीजन होता है तो कुछ नया परिणाम आता। और चूंकि आप उस चीज से किसी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, इंडिया अलायंस हम बना रहे हैं, तो हम सच्चे दिल दिमाग के लोग हैं, हम उसके साथ निभाने की पहले सोचते हैं, जिससे हम साथ निभाना चाहते थे, साथ बना रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय निवाड़ी में हैं और दीप नारायण यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी आज बड़ा कार्यक्रम करके यहाँ से गए हैं। मौजूदा क्या माहौल है और किस बेस पर कहेंगे सपा चुनाव यहाँ पर लड़ रही है? सर स्वागत है। पहले तो अखिलेश जी आए, क्या कह गए? अखिलेश जी ने यही कहा है कि दोनों बड़े दलों को काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया है। अगर इनकी नीयत और नीति ठीक होती तो गांव में कर्ज में न डूबे होते लोग। अगर 20 साल में इतना बड़ा मौका दिया लोगों प्रदेश की जनता ने, जिस बीजेपी के लोगों को, अगर इनके दिल और दिमाग गरीबों के प्रति साफ होते तो गांव में स्कूलों की दशा खराब नहीं होती। आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं है, मास्टर हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। लगातार किसानों पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किसान कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आमदनी दुगनी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। सरकार के पास कोई दफीना नहीं है। अगर सरकार गरीबों किसानों की कोई मदद की योजना चला रही है तो कोई घर से पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार के पास 3 लाख करोड़ का बजट है और 3 लाख करोड़ रुपए ये खून पसीने की गरीब जनता की कमाई है। मध्य प्रदेश में आपने कहा 3 लाख करोड़ का बजट है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा कर्जा है। वही तो दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार जैसे पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता कैसे समझे। यहाँ एक तरफ प्रदेश की जनता भी कर्ज में डूबती जा रही है और प्रदेश भी कर्ज में डूबता चला जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ विचार करने वाली बात तो है ये कि आखिर कोई गोलमाल तो बीच में नहीं हो रहा है। अगर हम मान लें कि जनता कर्ज से बाहर निकल रही है और प्रदेश कर्ज में जा रहा है, तब तो बात बनती है कि चलो भाई किसानों का कर्जा खत्म हो गया, भार बढ़ गया, परेशानी आ गई, पर जनता भी कर्ज में डूब रही है और प्रदेश की सरकार और कर्जा लेती चली जा रही है, तब तो ये बहुत विषय गंभीर है। और ये गंभीरता पे अगर लोगों की नज़र नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है राजनीति का? भाई आपको पास जो साधन है उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं आप? जब 20 साल में स्कूल अच्छे नहीं हो पाए आज तक, आप कह रहे देश को बढ़ाना है। देश तो गांव में बसता है, 85% लोग रोजगार की बात कर रहे हो। तो पहले तो हमने कहा कि शिक्षा फेल, कर्जा हो गया, नोटबंदी के बाद और परेशानी बढ़ गई, लोगों की बेटियों की शादियां रुक गई। रोजगार के नाम पर रोजगार कहने से थोड़ी मिल सकता। अब देखो कितनी बड़ी बात लोगों के सामने आई, इसका प्रतिकार कैसे हुआ हमें नहीं पता। कि सरकार अभी शायद सरकार ने कोई ऐलान किया, उसके पहले आदरणीय मोदी जी कितनी बड़ी बात बोल रहे थे कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे हम। देश के प्रधानमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर इतनी गंभीर बात वो बोल रहे हैं और ये नहीं जानते थे क्या वो कि इस देश में कुल 3 करोड़ लोग तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी। 70 सालों में 3 करोड़ 3.5-4 करोड़ लोग कुल नौकरी कर रहे हैं। तो इतने जब पूरी 70-75 सालों में जिसमें 60 लाख तुम्हारी फौज भी है, चपरासी से लेके IAS से लेके सारी नौकरी जोड़ दो, इन 75 सालों में सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 3 करोड़ पार नहीं करता। फिर आप 2 करोड़ 1 साल में कैसे दे रहे हैं नौकरी? यानी किसको धोखा दे रहे थे आप? आम जनता को क्या बिल्कुल ही बिना पढ़ा लिखा समझ लिया सबने? किसानों की आय डबल होगी क्या?
रोजगार की बात जो बीजेपी ने कही थी वो भी नहीं हुई। एक भी पीओसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 6 सालों में नहीं खुला। इसके साथ साथ हर घर जो उन्होंने कहा था कि 2024 तक हर व्यक्ति को घर देंगे, वो भी नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष जो है ना, वो पूरी दम से आवाज नहीं उठा पा रही। गठबंधन की बात आई तो सबसे पहले आप ही से कार हो गए गठबंधन के। ये स्थिति है कि एन मौके पर सपा डिसीजन ले रही कि किसको टिकट कहाँ है। अगर इसी के पहले आज 15-20 दिन पहले डिसीजन होता तो कुछ नया परिणाम आता। और चूंकि आप उस चीज से शिकार हुए हैं, क्या घटना घटी थी? देखो, 2 बातें समझो आप। एक है कि आप विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ आप धोखा खाते हैं। धोखा देना और धोखा खाना 2 बड़ी बातें अलग अलग हैं। आप जनता को बड़ी बातें कह के धोखा भी दे सकते हैं, जनता धोखा खा भी सकती है। हमने कहा ना, हम समाजवादियों की सैद्धांतिक बात क्या है? हम समाजवादियों की बात सैद्धांतिक ये है कि हम अगर किसी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, इंडिया अलायंस हम बना रहे हैं, तो हम सच्चे दिल दिमाग के लोग हैं। हम उसके साथ निभाने की पहले सोचते हैं, जिससे हम साथ निभाना चाहते से साथ बना रहे थे। लेकिन वो साथ बनाने वाले लोग साथ निभाना चाहते कि नहीं निभाना चाहते, उनकी वजह थी। हमने काफ़ी इंतजार किया, आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत समय दिया। लास्ट समय हम लोग वार्ता करने भी गए। वार्ता 29 सीटों से 16 पे आए, 8 पे आए, 7 पे आए, 6 पे आए, 5 पे आए, पर 4 भी नहीं दी उन्होंने। तो मैंने कहा कि ये तो उन्हें सोचना था कि इसका मतलब है कि वो हमारा सिर्फ समय खराब कर रहे थे, उनके मन में अलायंस था ही नहीं। परिस्थितियां हमने उनको बताई थी कि यहाँ हमारा एक एमएलए है और हम 8 सीटों पर आपसे आगे हैं। आप तीसरे नंबर पे, हम दूसरे नंबर पे हैं। हम कोई मेहरबानी वाली सीट नहीं मांग रहे आपसे। हम जहाँ हमारा वोट 50,000 60,000 है, वहाँ हम अपनी बात कह रहे हैं। आपको ताकत मिलेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी तो आपके साथ ही जाएगी। पर हमने कहा कि उन्होंने अलायंस को क्यों ठुकरा दिया, इस सवाल का जवाब तो हम नहीं दे सकते। अब रही बात उत्तर प्रदेश के उस सवाल पर कि आपके यहाँ कुल 2 एमएलए हैं और हम 125 एमएलए की पार्टी है अखिलेश यादव की। आज 125 एमएलए समाजवादी पार्टी के पास है। उत्तर प्रदेश में हमारा विधानसभा का हारा हुआ प्रत्याशी भी 80,000 वोट पाया है और कांग्रेस पार्टी को टाटा के मॉडल की तरह वोट मिले हैं। 315, 3015, 4000, 5000, 6000, 10,000 पार नहीं करी पूरे प्रदेश में, 1-2 जगह के अलावा। तो मैंने कहा कि अगर आप हमारा यहाँ सहयोग करते तो हम आपका वहाँ सहयोग करने वाले थे। अगर हमारा सहयोग यहाँ करेंगे तभी तो आप वहाँ सहयोग पाएंगे। तो गठबंधन की बात हम लोग इंडिया अलायंस को लेकर गए थे कि हम अगर गंभीर हैं तो इसलिए हमने बात करी। धोखा खाना चाहिए, धोखा देना नहीं चाहिए। हम समाजवादियों का अपना सोच। लोकसभा चुनाव में फिर क्या दृश्य होंगे? अभी विधानसभा की बात हो रही है। एक बात पक्की मान लीजिए, समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है। कल भी नहीं बनी थी। पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन पत्र दिया अपना। अगर समाजवादी पार्टी ना देती, 3 दिन और नहीं देती, तो बहुजन समाज पार्टी भी देने वाली नहीं थी और आज सरकार पहले भी नहीं बनती कांग्रेस की। अब निवाड़ी पे आते हैं। निवाड़ी में जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट दी, उस पर कुछ कहेंगे? हम बिल्कुल कहेंगे कि कांग्रेस का नेतृत्व अपनी उनकी मेरिट है कि इस आधार पर टिकट दे रहे हैं। पर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भैया ये तो बीजेपी के मेंबर को टिकट दे दिए। तब अब जनता कह रही है कि क्या गारंटी है कि ये कांग्रेस में भी एक आध दिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब एक दिन पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए तो ऐसा ना हो सुबह सो के उठे तो फिर चले सरकार बना दे, कुछ और नया खेल हो जाए। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं भाई, जीत हार का फैसला जनता तय करती है, ठीक है। वो क्या होगा परिणाम, वो तो अभी आप जनता में पूछेंगे तब आपको पता लगेगा। बहुत सारे प्रत्याशी हैं निवाड़ी में, जहां जाओ कहीं ना कहीं निकलो वहीं एक प्रचार करता हुआ घूम रहा है। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। ज्यादा प्रत्याशी होना, प्रतिस्पर्धा अधिक होना, ये अच्छे लोकतंत्र की बात है। हमने कहा अभी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा क्या होना चाहिए। भाई राजा का चुनाव कर रहे हैं, जनता का चुनाव कर रहे हो। पहले प्रधानमंत्री का अगर नाम तय हो रहा है तो लोकतंत्र की हत्या तो पहले दिन ही हो रही है। लोकतंत्र कहाँ रह गया फिर? लोकतंत्र तो लोगों की सहमति से बनने वाली व्यवस्था का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब एक कार्यक्रम के दौरान एक घोषणा कर दी कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनकी संसदीय बोर्ड है, तमाम चीजें हैं। तो हमने यही तो कहा कि जो लोग लोकतंत्र की बात कह के राजतंत्र के राजा की तरह शासक बनना चाहते हैं, हमने कहा ये भूल जाते हैं कि जनता राजा बनाती है और जनता जब नहीं चाहेगी तो बड़े बड़े राजा जमीन मिला देती है, क्योंकि यहाँ जनता को तय करने का अधिकार उसके हाथ में दिया है वोट के मार्फत। ये गलतफहमी लोगों को है कि वो बन जाएंगे। जनता गरीब, इस देश की जनता गांव में बसती है, गांव की व्यवस्था खराब है, गांव के लोगों को झूठी बातें मिली हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई सुनाकर उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, गांव में गरीबी है। नोटबंदी के बाद किसानों की बेटियां मजदूरों के हाथ चली गई हैं,
आपके लिए योजना उपलब्धि हो सकती है, पर गरीब के जीवन को प्रभावित किया है इस सब योजनाओं से। अच्छा, फ्री की रेवड़ी की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, या सीधे सीधे एक प्रकार से चुनाव के पहले रिश्वत नहीं है? बिल्कुल आपने एक बात ठीक कही है। देखिए, आप फ्री की रेवड़ी की बात जो करते हैं ना, ये फ्री क्या है? क्या जनता इतना भी नहीं जानती कि उसके पैसे से उसको कुछ दिया जा रहा है? क्या कोई नेता अपने घर से कुछ लाके देने वाला है? अगर देश का बजट 30 लाख करोड़ है और आप गेहूं दे रहे हैं उसको, तो जनता पे एहसान कर रहे हैं। जनता ये कह रही है गेहूं हम तुम्हें देंगे, अब बाकी हमारा 29 लाख करोड़ बताओ कहाँ है? जिस दिन जनता इस सवाल करेगी उस दिन राजनीति करने वालों के चेहरे मुरझा जाएंगे। ये बहुत दिन चल गया कि जिंदा रखने वाला, अब जनता तय करने वाली है कि हमारे पैसे से हम पे राज। वोट लेते समय सेवक, और जैसी बहुमत आ जाए तो शासक की तरह बात। अच्छा, एक चीज हो रहा है थी, पृथ्वीपुर से आपकी बिटिया का नाम आया था सामने, फिर एकाएक आपने उसको विड्रॉल कर दिया। नहीं, पार्टी चाहती थी कि वो लड़े, पर राजनीतिक परिस्थितियां या हमारी बेटी ने लड़ने से इसलिए मना किया कि अभी वो कहीं और है, और जिस वजह से नहीं लड़े चुनाव लड़ने का इरादा, चुनाव लड़ने की चीज़ें भाई प्रत्याशी और सब परिवार सबसे पूछ के ही तय हो नहीं पाती है ना, नहीं लड़े वो। निवाड़ी के कौन से चुनावी मुद्दे जिसको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? निवाड़ी के साथ धोखा हुआ है। निवाड़ी की जनता को सिर्फ वादे मिले हैं। निवाड़ी के लोग परेशान हैं। इतने सालों में आज तक अस्पताल नहीं है, बुखार बिगड़ जाए झांसी खड़े हैं लोग। निवाड़ी में ऐसा अस्पताल बनाएगी समाजवादी पार्टी कि झांसी के लोग इलाज कराने जहाँ आएंगे। एक अच्छा स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर घूम रहे, भटक रहे लोग। बेटियों के पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है। एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे निवाड़ी में, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि उत्तर प्रदेश के लोग उल्टा पढ़ने आएंगे यहाँ पर। ये हमारी सोच है। गरीबों की बेटियों की शादियाँ करेंगे हम, सरकारी पैसे से नहीं करेंगे, अपने पैसे से गरीब की बेटी को अपनी बहन बनाएंगे, और 1000 बेटियों की शादी 5 साल में करेंगे। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि सरकारी पैसे का खर्च करना, जनता के ऊपर कराना, ये दायित्व है। लेकिन अब आम जिंदगी में एक इंसान की कोशिश होना चाहिए, जब लोग आपको नेतृत्व दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े सवालों पर लोगों के साथ आप कैसे खड़े हैं। हम जातियों की नफरत मिटाने के लिए सब जातियों की बेटियों को अपनी बहन बनाते हैं कि इंसान बनाया भगवान ने हमें, जातियाँ हमारे पुरखों ने बनाई, नफरत के लिए नहीं बनी थी। हमारी इंसानियत कहती है कि उन्हें कौन अपनाएगा अगर तुम नहीं अपनाओगे तो। हम लोग इस दृष्टि के राजनीति करने वाले लोग हैं। इस बार सब वर्गों का समर्थन साथ है। अब सब इकट्ठे ही हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इमरान जी, एक आखिरी सवाल फिर बढ़ाएंगे। हम लोग बुंदेलखंड के तमाम विधानसभा घुमा है, एक जो स्वतंत्रता हम लोग यूपी में महसूस करते हैं, मीडिया से जुड़ी हुई, कुछ भी बोल दो, नेताओं के बराबर चर्चा कर सकते हैं। एमपी में वो चीज़ हमने महसूस नहीं की, क्योंकि निवाड़ी एक ऐसी जगह है जहां हम लोग लगातार कवरेज देख रहे थे कि तमाम पत्रकार अपनी कवरेज दे रहे हैं। बड़े बड़े लीडर, चाहे आपके खिलाफ भी रिपोर्टिंग हो रही, आपके पक्ष में भी रिपोर्टिंग हो रही, लेकिन यहाँ पत्रकारों में इंटरफेयर नहीं किया गया। तभी और जगह तो ऐसा कि कैमरा रोक दो, बात नहीं कर सकते हैं, और नेताजी के बच्चे आदमी आ जाते हैं रोकने के लिए। तो हमने कहा ना कि जो तानाशाह हैं, जो जिनके व्यवहार ये है कि हम किसी को बोलने ही नहीं देंगे, हम तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, और अगर संविधान में इसको इतना मजबूत स्तंभ मानकर इसको अधिकार देने की बात कही गई है, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। जालिम सरकारों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जुल्म के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? अगर पत्रकारिता भी अगर सरकार के अधीन हो जाएगी, तब तो फिर आगे जनता को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे उनके अधिकार की बात और कही जाएगी। हमें तो लगता कि इस स्तंभ, कोई और स्तंभ कमज़ोर हो जाए तो कुछ बात बन सकती है, पर पत्रकारिता जो नब्ज है, जो दर्पण है समाज का, इसके अधिकारों पर तो कोई अधिकार या इस पर तो कोई आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है, मैं यही मानता हूँ। आखिरी सवाल, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है और आप उसका जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम भी हैं। सरकार प्रदेश में चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तमाम दावे हो रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही। सरकार में सपा की क्या भूमिका होगी अगर सरकार में थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं बहुमत की कमी रहेगी? तमाम मंचों से आपने बात कही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चाहिए। हमने कहा कमजोर सरकार बनाओ गरीबों, तब मजबूत फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकते हो सरकार को, क्योंकि बहुमत के बाद तो शासक बन जा रहे हैं ये, और शासक बनकर बात करते हैं देने वाले हों। कमजोर सरकार बनाओ, अगर बेईमानी करे गरीब के साथ तो गिरा दो बेईमान सरकार को। जिंदगी का एक एक पल महत्वपूर्ण है और 5 साल में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए कभी कभी किसी को बहुमत नहीं लाने दो। उत्तर प्रदेश की प्रगति की बड़ी वजह है कमजोर सरकारें बनी, बजट का मैक्सिमम पैसा गांव तक चला गया और गांव की तस्वीर बदल गई।
यहाँ ये जैसी जीत जाते हैं फिर गांव की तरफ देखते नहीं है 5 साल, फिर ये सोचते हैं जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती इनकी। इसलिए हमेशा बनाने और बिगाड़ने वाले बने रहो, कभी बहुमत नहीं लाने देना। मेरी बात पर आज यकीन नहीं कर पाओगे तो वर्षों के बाद अफसोस करोगे। कोई आदमी हमसे ये कह रहा था कि कमज़ोर सरकारों से ही गरीबों के मजबूत फैसले ले सकते हो, गांव की तस्वीर बदलवा सकते हो, वरना ये तुम्हारे वोटों के बल पर तुम्हारे नोटों के साथ आधिपत्य जमाकर 5 साल शासक की तरह व्यवहार करेंगे और आप गरीब निधि बने रहोगे हमेशा। सपा की कितनी सीटें आ रही? समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली नहीं है, लिख लो आज आप, मेरा दावा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप नारायण यादव जी हमारे साथ थे, मजबूरी के प्रवक्ता के तौर पर तो वो बोलते ही हैं, अच्छे नेता हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं। चुनाव निवाड़ी का फंसा है, हम लोग पहुंच चुके हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कौन से चुनावी मुद्दों, जितने प्रत्याशियों से भी बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप।